आप सभी को मेरा नमस्कार। होप आप सभी अच्छे होंगे। आप लोग का प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से। हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स देख रहे थे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट है वो हमारा चल रहा था। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अ थीन रिंग ऑफ रेडियस आर एंड चार्ज प्लस क्यू, फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सियल लाइन। ठीक है, क्या क्या पूछ रहा है कि ये आपके पास कोई रिंग है, ये आपका कोई रिंग हो गया, सपोज कि ये आपका कोई रिंग हो गया ऑफ रेडियस आर। सपोज ये इसका रेडियस कितना है, आर है। अब इससे डिस्टेंस, सपोज कोई पॉइंट पी है, इससे डिस्टेंस कितने डिस्टेंस में बोल रहा है, कुछ बोल रहा है क्या, नहीं बोल रहा है। तो सपोज ये एक्स डिस्टेंस में है, एक्स डिस्टेंस में एक्सियल पॉइंट है ना, ये आपका एक्सियल पॉइंट हो जाएगा। तो इस एक्सियल पॉइंट पी पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, चार्ज फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कहाँ होगा, ये वो पूछ रहा है। ठीक है क्या, तो सपोज अगर ये x है, ये r है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है क्या, तो इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही देख रखा है कि इसके लिए जो है कितना होता है, ई इज टू दैट इज के क्यू एक्स, वहाँ पे जेड होता था क्योंकि ये हमने जेड लिए थे। ठीक है, तो ये और नीचे कितना आता है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर कितना होता है, 3/2 होता है। ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मिलता है। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और कहाँ पे होगा, है ना। इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कहाँ पे होगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो मैक्सिमम निकालने के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स कहाँ पे होगा, इसी से तो पता चलेगा। किसको मैक्सिमाइज करेंगे, एक्स को मैक्सिमाइज करेंगे। तो इसके लिए कितना हो जाएगा आपका डी अपॉन कितना, डी एक्स, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका कंडीशन होगा मैक्सिमम फाइंड करने के लिए। ठीक है क्या, चलिए अब हमारे पास क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा आपका के क्यू को तो अकेला छोड़ दीजिए बाहर, एक्स का एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, दैट इज 1, और नीचे कितना आ जाएगा 1 अपॉन दैट इज एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर होल टू द पावर कितना हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा आपका, दैट इज एक्स। ओके, अब नीचे वाले का होगा, तो नीचे वाले का होगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर जाके कितना हो जाएगा -3/2, और -3/2 -1 कितना हो जाएगा, दैट इज 5/2। तो एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा आपका, दैट इज 5/2, और एन जो है सामने आ जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर -3/2। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/2। ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, ये जो है मैक्सिमाइज जो है वो मिलेगा। दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 0 के बराबर हो जाएगा। ये के क्यू जो है आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ से भी मैं कॉमन कर सकता हूँ, दैट इज 1 अपॉन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 को मैं कॉमन कर दिया। यहाँ पे क्या बचा आपका 1 बचा। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा आपका 3x/2, और ये कितना बचा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया, आर स्क्वायर हो गया। ये कुछ इस प्रकार से दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 0 के बराबर हो जाएगा। अब चलिए देखिए, ये भी कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा इधर आके। अब ये इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल दैट इज इक्वल टू दैट इज -3x दैट इज इक्वल टू 0। ओके, x का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए अंदर जो है, x का मल्टीप्ली, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ आएगा, दैट इज इनटू, इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन होगा, इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन होगा तो कितना हो जाएगा, दैट इज 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर 3 × 2 इज 6x स्क्वायर। ओके, यहीं पे कर लीजिए। ओके, 6x स्क्वायर, तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 4x स्क्वायर दैट इज 2r स्क्वायर, और ये कितना बचेगा 2x स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर। ठीक है क्या, देन x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन 2, और x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज r अपॉन √2। ये आया हुआ क्वेश्चन है, नेट वगैरह में जो है इस क्वेश्चन को पूछा गया है, सेट में भी पूछा जा सकता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है क्या, कई बार क्या होता है कि इससे रिलेटेड देखो ये आपका
इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है रिंग के लिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि इसके लिए क्या पूछ देता है कि ग्राफ बनाओ करके बोल देता है ना, कि किस इस प्रकार से देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E इक्वल टू कितना है आपका KQ x अपॉन अंडर एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर होल टू द पावर कितना 3/2, ये कुछ इस प्रकार से आपका होता है। तो इसके लिए जो ग्राफ जो है उसको पूछ देता है कि ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा, दैट इज E वर्सेस x की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपको देखिए ये जो x है पहले ये डोमिनेट करेगा ऊपर वाला जो है, तो ये डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है तो कुछ इस प्रकार से चला जाएगा। उसके बाद में ये डोमिनेट करेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये जो है आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है ग्राफ के केस में, है ना, ग्राफ इसका कैसे बनेगा। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ आपको ये पूछा जा सकता है, जैसे आपको x जो है, x कितना मिला है, दैट इज r/√2 मिला है, x कितना मिला है, r/√2 मिला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू जो है ना, वो कितना होगा। अभी क्या निकाले हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगा, x इक्वल टू r/√2 क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगा। ठीक है क्या, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको रख देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें रख के आप जो है निकाल लेंगे E मैक्सिमम। ठीक है, कितना होगा देख लीजिएगा आप जो है, जितना आता है आंसर जो है। ठीक है क्या, ओके चलिए। तो हम अब पिछली क्लास में जो डिस्कस कर रहे थे उसमें आते हैं। तो हमने डिस्कस किया था स्फेरिकल स्फीयर और स्फेरिकल सेल और सॉलिड स्फीयर के बारे में गॉस लॉ हम पढ़ रहे थे, और उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था इनसाइड आउटसाइड और एट द सरफेस। ठीक है क्या, आज हम देखने वाले हैं सिलेंडर थीन के लिए, है ना, थीन सिलेंडर के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं थीन सिलेंडर के लिए हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में स्फेरिकल सेल और सॉलिड स्फीयर हो गया था, आज हम थीन सिलेंडर देखेंगे। तो सपोज हमारे पास ये कोई थीन सिलेंडर है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से, तो और इसमें चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका जो डेंसिटी जो होगा दैट इज रो इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज Q अपॉन ये हो जाएगा 2πRL, 2π कितना हो जाएगा, दैट इज RL। सपोज दिस इज लेंथ L एंड योर रेडियस इज R, तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 2πRL। ठीक है, तो केस नंबर 1 देखते हैं, दैट इज केस नंबर 1। ठीक है, तो केस नंबर 1 में क्या होता है आपका, R इज ग्रेटर देन R लेते हैं, R इज ग्रेटर देन R लेते हैं। इसका मतलब क्या है, ये आपका सपोज थीन सिलेंडर हो गया, तो इसके आउटसाइड पॉइंट में देखते हैं, ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम बहुत ही गंदा बन गया है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका डिस्टेंस कितना हो गया आपका R हो गया। ठीक है, और ये लेंथ जो है कितने का है, दैट इज L का है। तो कितना हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, कैसे निकालते हैं, दैट इज EDS दैट इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड अपॉन कितना होता है आपका एप्सिलॉन नॉट होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है क्या, ओके। अब चलिए देखिए ये कितना हो जाएगा, E तो कांस्टेंट होता है आपका, और ये कितना हो जाएगा 2πRL हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। Q इनक्लोज्ड यहाँ से निकाल सकते हो, दैट इज रो टाइम्स दैट इज Q, है ना, 2πRL अपॉन कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो देखिए 2π तो आपका कैंसिल हो गया, LL भी कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया आपको, दैट इज E इज इक्वल्स टू रो R अपॉन एप्सिलॉन R। ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। आप चाहो तो इसमें Q के टर्म्स में भी इसको निकाल सकते हो। Q के टर्म्स में कैसे निकालेंगे, ये केवल कैपिटल Q हो जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 2/2πRL दैट इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। तो E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका Q अपॉन दैट इज 2πRL एप्सिलॉन नॉट, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है क्या, दोनों तरह से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है क्या, अब चलिए एट द सरफेस केस 2 की अगर हम बात करें, केस 2 एट द सरफेस, एट द सरफेस, तो एट द सरफेस क्या हो जाएगा आपका, R जो है वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज Q अपॉन दैट इज 2πRL एप्सिलॉन नॉट, ये कुछ इस प्रकार से। और दूसरा वाला जो था, ये वाला जो है, देखिए इसमें बड़ा दिलचस्प जो है आपको आंसर मिलने वाला है, दैट इज़ रो R अपॉन कितना हो जाएगा एप्सिलॉन R इंटू R, ये दोनों कैंसिल हो गया। और ये देखिए रो अपॉन कितना हो जाएगा, दैट इज़ ये कम्प्लीटली कांस्टेंट मिल रहा है आपको। ठीक है क्या, चलिए आगे देखते हैं। नंबर 3 केस 3 है ना,
केस 3 जो है, केस 3 में क्या हो जाएगा, आर इज लेस देन आर, मतलब आप 3 सिलेंडर पहले ही ले लिए हो और उसके अंदर और जा रहे हो, है ना, ये कुछ इस प्रकार से और अंदर जा रहे हो, तो चार्ज का जो वैल्यू जो है वो लगभग जीरो हो जाएगा, है ना। चार्ज इनक्लोज जो है वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो ई जो हमको मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू जीरो मिलेगा। कितना मिलेगा, दैट इज ई इक्वल टू जीरो। कहाँ पे, इन साइड पे। क्लियर है क्या। चलिए अब इसको ड्रा कर लेते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए ये है आपका सिलेंडर, इसको डायरेक्ट लाइन से ड्रॉ करते हैं। ये कुछ इस प्रकार से आपका सिलेंडर है, ठीक है क्या। अब देखिए यहाँ पे इनसाइड में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इनसाइड में अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा इनसाइड में। इनसाइड में आपका देखिए ये आपका इनसाइड वाला केस है, तो इनसाइड में कितना होता है आपका जीरो होता है, तो इनसाइड में तो ये कम्प्लीटली जीरो हो गया, है ना, ये कम्प्लीटली कितना हो गया आपका जीरो हो गया। उसके बाद अगर मैं सरफेस पे बात करूँ तो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट मतलब ये कांस्टेंट है आपका, क्या है आपका, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे वो कांस्टेंट है। उसके बाद क्या कितना मिलेगा आपको, देखिए उसके बाद बोल रहा है कि ये जो है आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये कुछ इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका, गिर जाएगा। तो ये यहाँ पे अगर हम देखें तो दैट इज ई एंड दैट इज आर, और ये यहाँ पे जो है आर इज इक्वल टू आर, यहाँ पे आर इज ग्रेटर देन आर, और यहाँ पे आर इज लेस देन आर, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है। तो कुछ इस प्रकार से जो है इसका क्या ग्राफ जो है वो बनता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट देखते हैं differential form of differential form of गॉस लॉ, ठीक है, गॉसेस लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। तो गॉस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म क्या होता है, तो हमको पता है ई डॉट डी एस जो होता है ये क्या होता है, किसके बराबर होता है, दैट इज क्यू इनक्लोज्ड अपॉन कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये जो क्यू इनक्लोज जो है, क्यू इनक्लोज जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इंटीग्रल रो इंटू डी वी लिख सकते हैं क्या, या रो इंटू टाउ लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। तो डी वी ही काफ़ी है हमारे लिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल्स टू, ये इंटीग्रल कितना हो जाएगा, रो डी वी अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए ये कौन सा आपका इंटीग्रल दिख रहा है, इधर सरफेस इंटीग्रल दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है आपका, वॉल्यूम इंटीग्रल दिख रहा है। तो इस सरफेस इंटीग्रल को हम वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी थ्योरम के द्वारा, ठीक है। आप याद कीजिए कौन सा थ्योरम होता है, ठीक है, याद कीजिए। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कुछ हमने सुना है क्या, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या होता है आपका, बेसिकली ये जो सरफेस इंटीग्रल है, ये जो सरफेस इंटीग्रल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज इनटू डीवी। ये वॉल्यूम हो गया, या ट्रिपल कर दो इसको कुछ इस प्रकार से, ठीक है, या तो इसको क्या कर दो, वी कर दो ऐसा, या तो ऐसा कर दो, ठीक है। अब इसको जो है इसमें जो है हम रख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम 2 से क्या हो जाएगा आपका, ये वी ऐसा लिख सकता हूँ ना वॉल्यूम इंटीग्रल को, दैट इज डेल डॉट ई इंटू डी वी दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका इंटीग्रल रो इंटू कितना हो जाएगा आपका डी वी हो जाएगा, रो इंटू कितना हो जाएगा आपका डी वी हो जाएगा, अपॉन एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे, अपॉन कितना है, एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है क्या। अब चलिए देखिए, अब इसको हम इधर लेके आ जाते हैं, तो इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल को हमने बाहर कर दिया, रास्ता दिखा दिया, और डेल डॉट ई माइनस कितना हो जाएगा, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा डी वी दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए तो डेल डॉट ई माइनस दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो डेल डॉट ई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, ये दैट इज नथिंग बट योर डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ होता है, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे मैंने आप लोग को नोट है ना, मैंने आप लोग को बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है कि अगर डेल क्रॉस ई इक्वल टू अगर 0 है, डेल क्रॉस ई इक्वल टू 0 मतलब किसी वेक्टर का कर्ल जो है वो क्या है, 0 है, तो ई को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कंजर्वेटिव। क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड,
ठीक है। कंजर्वेटिव क्या बोलते हैं, ई को कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं कुछ इस केस में, ठीक है क्या। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या बोलते हैं, ई को कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसको फॉलो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको क्या करता है, फॉलो करता है। तो आपको मैं एक असाइनमेंट देने वाला हूँ इसमें ईएमटी में आप लोग को, तो उसमें क्या रहेगा, उसमें आपको पूछेगा कि कौन सा, जैसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए रहेंगे, है ना। मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू एक्स कैप वाई कैप और जे के फॉर्म में, और ई टू दे दिया रहेगा एक्स कैप वाई कैप जे के फॉर्म में। इन दोनों में से कौन सा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वैलिड इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैलिड इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होगा आपका, जो इसको फॉलो करेगा। डेल क्रॉस, इसका जो कर्ल निकालोगे अगर वो इक्वल टू जीरो अगर आ रहा है, तब जाके क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है क्या, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, देखिए ये अगर कर्ल जिसका, देखिए कर्ल अगर किसी वेक्टर का कर्ल जो है जीरो है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है क्या, ये हमने पढ़ रखा है वेक्टर में। तो ई इक्वल टू कितना लिखते हैं इसको, दैट इज माइनस डेल डॉट वी लिखते हैं। ये ई जो है किसके बराबर होता है, ग्रेडियंट ऑफ द वेक्टर पोटेंशियल, है ना, ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल, है ना, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर। ठीक है क्या, अगर कोई किसी यदि कोई किसी वेक्टर का अगर कर्ल जो है वो आपका जीरो के अगर बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस वेक्टर को किसी ग्रेडियंट, स्केलर के ग्रेडियंट के बराबर में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। आपको क्या मिला है, अभी देखिए क्या मिला है, दैट इज डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिला है, यही मिला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर, दैट इज डेल डॉट, यहाँ पे क्या रख दूंगा मैं, इस डेल डॉट वी को रख दूंगा, तो कितना हो जाएगा, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डेल स्क्वायर वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, दैट इज माइनस, कितना हो जाएगा आपका, माइनस डेल स्क्वायर वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस रो अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड योर पॉसॉन इक्वेशन, पॉसॉन इक्वेशन। ठीक है, अभी इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम पॉसॉन इक्वेशन के, ठीक है क्या, और साथ ही साथ लाप्लास इक्वेशन की भी पढ़ेंगे। अगर मैं फ्री स्पेस की बात करूँ, फ्री स्पेस में क्या रह जाएगा आपका, रो जो है वो जीरो हो जाएगा। फ्री स्पेस की अगर मैं बात करूँगा तो वहाँ पे कहाँ से चार्ज आएगा, नहीं आएगा। तो फ्री स्पेस के लिए जो होता है, फ्री स्पेस के लिए दैट इज रो इक्वल टू कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ऐसे केसेस में डेल स्क्वायर वी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू जीरो। ये कंप्लीट कितना जी हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लाप्लास इक्वेशन, क्या बोलते हैं, लाप्लास इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, पॉसॉन इक्वेशन। ये आता है ना, कभी भी पूछ सकता है आपका कोई भी इक्वेशन में जो है, कि ये जो वैलिड इक्वेशन जो है, या पॉसॉन इक्वेशन कौन सा है और लाप्लास इक्वेशन कौन सा है, या मैच करने के लिए देता है कि लाप्लास इक्वेशन इधर मैच कीजिए, इधर लाप्लास इक्वेशन आपका पॉसॉन इक्वेशन दे दिया रहेगा, और उधर दे दिए इस फॉर्म में दे दिया रहेगा, उसको मैच करने के लिए बोलता है। ठीक है क्या, ऐसे 3-4 फॉर्म आपको दे दिए रहेंगे और आपको मैच करने के लिए बोला जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर है। इसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है मैं असाइनमेंट में देने वाला हूँ, तो उसको आप लोग जो है वहाँ से कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम फ्लक्स की बात करने वाले हैं। ठीक है क्या, आगे हम किसकी बात करने वाले हैं, फ्लक्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन हमने देख रखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हम देते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। तो फाइज को हम क्या देते हैं, इसका नोटेशन जो है ये कुछ इस प्रकार से आपका रहता है, दैट इज ई डॉट डी एस। ये कुछ इस प्रकार से देते हैं हम, ई डॉट कितना होता है आपका, डी एस होता है। ठीक है क्या, ओके। अब ई डॉट डी एस जो है, इसमें अगर सपोज हमारे पास ये कोई सरफेस हो गया, और इस सरफेस का जो वेक्टर जो होता है, ये आपका सपोज कोई सरफेस है, ये जो बोर्ड जो है ये आपका कोई क्या है, सरफेस है। तो इसका सरफेस वेक्टर जो है वो क्या होगा, ये बाहर की ओर होगा कुछ इस प्रकार से, राइट। तो कुछ इस प्रकार से अगर ये डी एस वेक्टर है, ये आपका क्या है, डी एस वेक्टर है, और सपोज ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका डायरेक्शन है, उन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो फाई इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, दैट इज इंटीग्रेशन ई डी एस, क्या लिखूंगा, कॉस थीटा लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ई डी एस आपका क्या लिखूंगा, कॉस थीटा लिखूंगा। ठीक है क्या,
तो ये जो है फॉर्म जो है आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच का अगर एंगल है तब जाके वो ऐसा हो जाता है। और दोनों जो है अगर एक ही डायरेक्शन में है तो कितना हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा, दैट इज इस फॉर्म में आ जाएगा वो, है ना। फाइव इक्वल्स टू, देख इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इसका मतलब क्या है आपका, ये दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में है। सपोज इस डायरेक्शन में मैं ई ले रहा हूँ, उसी डायरेक्शन में क्या है आपका, इस वेक्टर का डायरेक्शन है, किसका, आपका एरिया वेक्टर का। तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज फाइव इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ई डी एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई डी एस हो जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है। कभी कभी आपको कैसे दिया रहता है आपका, ये एरिया वेक्टर, ये जो जैसे है आपका एरिया वेक्टर, और ये क्या है आपका, है ना, ये एरिया वेक्टर यहाँ से लीजिए, और ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इन दोनों का वैल्यू दिया रहता है और उसके बाद बोलता है कि फ्लक्स निकालिए करके, है ना। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना रहेगा, उन दोनों का केवल डॉट प्रोडक्ट करना रहेगा और फ्लक्स आपका निकल जाएगा, ठीक है। एक बार इंटीग्रेट कर देंगे फिर आपका फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं, ओके। तो चलिए अब नोट है ना, यहाँ पे आप देख लीजिएगा नोट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोट है ये फ्लक्स निकालने के लिए, ठीक है क्या, ओके। तो सपोज हमारे पास ये क्यूब है, ठीक है क्या, ये हमारा क्यूब हो गया। चलिए क्यूब ले लेते हैं क्या, यहाँ से हम क्यूब ले लेते हैं, ओके। ये हमारे पास छोटा सा क्यूब है, इसको पहले हटा देते हैं। चेंज कर लेते हैं। ये सपोज हमारे पास क्यूब है और इस क्यूब के अंदर अगर सेंटर पे हमारे पास चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज इसके सेंटर पे, अगर ये पहला केस है ना, ये सपोज हमारे पास क्यूब हो गया और इस क्यूब के अंदर में सेंटर वाले पार्ट में क्या है आपका, सेंटर में क्या है आपका, एक चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है। तो इस होल क्यूब के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, दिस फ्लक्स थ्रू द होल क्यूब, फ्लक्स थ्रू होल क्यूब, ये कितना होगा, फ्लक्स थ्रू होल क्यूब कितना हो जाएगा आपका, दैट इज फाइव इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, गॉस लॉ से हम जानते हैं, फाइव इक्वल्स टू कितना होता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। तो कहाँ से कितना आ जाएगा आपका, फ्लक्स थ्रू होल क्यूब दैट इज फाइव इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है क्या। अब हमको निकालना है कि भैया एक सरफेस से कितना है, एक सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है क्या। एक सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, ये निकालने के लिए हमको क्या निकालना रहेगा कि इस पूरे कितने फेसेस हैं, इसमें 6 फेसेस हैं, तो 6 फेसेस से या 6 सरफेस से कितना आपको फ्लक्स मिल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा आपका फ्लक्स थ्रू, है ना। देखो एक क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू 6 सरफेस दैट इज इक्वल्स टू फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यही तो होगा, देखो आपका पूरे क्यूब से निकल रहा है, मतलब 6 फेसेस से निकल रहा है, तो 6 फेसेस से कितना निकल रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है। अब अगर इसको मैं क्या निकालूं, फ्लक्स थ्रू वन सरफेस, एक सरफेस से कितना निकल रहा है, दैट इज फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 6 एप्सिलॉन नॉट, है ना। क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया आपका। पूरे होल क्यूब से जो निकल रहा था वो एक्चुअल में 6 सरफेस से निकल रहा था, तो एक सरफेस का हमको अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा, दैट इज 5 इक्वल्स टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये क्लियर है मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है क्या। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा है हमारा सेकेंड, ओके। तो ये कुछ इस प्रकार से, ये ऐसा। अब इस वाले केस में हम मान के चलते हैं सपोज कि इसके किसी कॉर्नर पे, है ना, ये आपका कॉर्नर हो गया, ये यहाँ पे क्या है आपका प्लस क्यू चार्ज को रखा गया है ना। इस पर्टिकुलर कॉर्नर में 8 कॉर्नर्स होते हैं इसमें, तो 8 कॉर्नर्स के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में हमने क्या रख दिया है, एक चार्ज को हमने क्या कर दिया है, रख दिया है। तो इसके कारण इस फ्लक्स जो है कितना होगा, ठीक है क्या। तो चलिए देखते हैं। अब ये जो आपका चार्ज जो है ना, ये जो चार्ज जो है, ये क्यूब है आपका, इस क्यूब के एक कॉर्नर पे अगर चार्ज रखा हुआ है, तो ये जो चार्ज जो है ऐसे ही 8 आपके क्यूब होंगे उसके साथ ये शेयर होगा। कैसे कैसे शेयर होगा, एक इसके ऊपर आएगा, एक इसके अगल में आएगा, और एक इसके बगल में आएगा, और एक इधर से, है ना, 4 इधर से लगेगा, 4, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, और एक ऊपर में लगेगा यहाँ पे, और एक ऊपर में लगेगा, और ठीक इसके ऊपर एक लगेगा, कितना हो गया आपका
5 हो गया, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, और उसके नीचे 7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, नंबर 8 हो जाएगा। तो टोटल जो है फ्लक्स थ्रू 8 क्यूब्स जो है वो एक ही चार्ज है। ये कितने को शेयर करेगा, ये जो है 8 क्यूब को शेयर करेगा। दिस चार्ज विल शेयर, दिस चार्ज will be shared by 8 cubes। ये 8 क्यूब को क्या करेगा, शेयर करेगा। तो क्या हो जाएगा आपका फ्लक्स थ्रू 8 क्यूब्स, ठीक है, कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे 8 क्यूब के साथ ये शेयर कर रहा है, तो पूरे 8 क्यूब से जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है क्या, अब क्या निकालेंगे हम, फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब। तो फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब कितना हो जाएगा, दैट इज 6 क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है क्या, ये क्या है आपका पूरे क्यूब का है। अब हमको अगर सरफेस में अगर निकालना है, किसी एक सरफेस में अगर निकालना है तब क्या होगा, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू कितने सरफेस हैं, कितने सरफेस हैं यहाँ पे, 6 सरफेस हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप 6 सरफेस हैं, बट देखिए क्या होगा कि अगर ये यहाँ पे है ना, इस पर्टिकुलर कॉर्नर पे है, तो देखिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो होगा, ये वाला सरफेस की ये पैरेलल है, ये वाला सरफेस की ये पैरेलल है, और ऊपर वाले सरफेस के ये पैरेलल है। ठीक है क्या, तो इन सब केसेस में क्या हो जाएगा, जैसे मैं ये ऊपर वाली की अगर मैं बात करूं, ये इस ऊपर वाली की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये ऊपर वाले की अगर मैं बात करूं कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा आपका, जैसे ये आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है दैट इज नथिंग बट योर, देखिए ये कुछ इस प्रकार से है आपका, ये ऐसा और ये ऐसा, है ना। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है इधर बाहर की ओर होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है किधर होंगी, बाहर की ओर होंगी, और इसमें इसका डायरेक्शन जो है कितना हो जाएगा आपका, ये इधर डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन जो है ऐसा, और इसमें जो है आपका जो एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर जो है ये कुछ इस प्रकार से होगा। तो दोनों के बीच का एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। दोनों के बीच का एंगल जो है कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला सरफेस का एंगल 90 डिग्री, इस वाले सरफेस का एंगल 90 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है सीधा निकलेगा इसमें से। ठीक है क्या, और इस वाले के लिए भी कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो 3 सरफेस में कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कितना हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। ठीक है, या आप बोल सकते हैं फ्लक्स जो है 3 सरफेस के लिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कितने सरफेस बचे, 3 सरफेस बचे। ठीक है क्या, तो फ्लक्स थ्रू 3 सरफेस दैट इज इक्वल टू कितना है आपका, दैट इज क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू 1 सरफेस, फ्लक्स थ्रू 1 सरफेस ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है क्या, 3 नीचे आ जाएगा, तो क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, 24 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये समझ में आया आप लोग को, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन जो है और आपका सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये आपका सरफेस हो गया, तो इसके आउटसाइड होगा, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो होंगी वो इधर ऐसे निकलेंगी। तो दोनों के बीच का एंगल जो है कितना हो गया आपका, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है क्या, 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री अगर एंगल हो रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कितना हो जाएगा, दैट इज 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या, ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आएगा, इसमें हो जाएगा आप लोग से। चलिए आगे देखते हैं। नंबर थर्ड में सपोज ये कुछ इस प्रकार से है, ये ऐसा, ठीक है क्या, और यहाँ पे अगर सपोज किसी सरफेस पे आपको क्यू चार्ज दिया हुआ है, किसी सरफेस पे अगर क्यू चार्ज दिया हुआ है, तो देखिए ये जो है आपका क्यू चार्ज जो है, एक ये क्यूब हो गया, और इसके बगल में जो क्यूब आएगा इन दोनों के साथ ये शेयर करेगा। सपोज बगल में भी आपका एक क्यूब है, ये कुछ इस प्रकार से, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये प्लस क्यू चार्ज हो गया, और ये यहाँ पे जो प्लस क्यू चार्ज होगा ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे। या बोल सकते हैं हम कि ये वाला जो पार्ट जो है, ये प्लस क्यू चार्ज जो है इसके साथ भी क्या करेगा, शेयर करेगा। तो शेयर करेगा तो क्या हो जाएगा, जो फ्लक्स निकलेगा इन दोनों क्यूब से निकलेगा, है ना। तो फ्लक्स थ्रू 2 क्यूब, फ्लक्स थ्रू 2 क्यूब कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है क्या, फ्लक्स थ्रू 2 क्यूब कितना निकल रहा है, 2 एप्सिलॉन, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है। तो फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब, फ्लक्स थ्रू
वन क्यूब कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से, राइट। अब फिर से हमको सरफेस का निकालना है, तो इसमें देखिए कौन कौन सा सरफेस जो है इसमें आ रहा है, ठीक है क्या। तो फ्लक्स थ्रू, देखिए ये जो सरफेस वाला जो रहता है उसमें आपको क्या चेक करना रहता है कि कौन से सरफेस में है, ये केवल सिंगल सरफेस में है। जैसे पिछले वाले केस में क्या हो रहा था आपका, यहाँ पे था तो 3 सरफेस इसको क्या कर रहे थे, शेयर कर रहे थे। ये नंबर 1 हो गया, ऊपर वाला नंबर 2 हो गया और ये नंबर 3 हो गया, ठीक है क्या। ये तीनों क्या कर रहे थे, आपके शेयर कर रहे थे। तो जहां पे वो शेयर कर रहा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका एरिया वेक्टर के बीच का जो डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो फिर उस केस में आपको उसको क्या लेना है, 0 लेना है, ठीक है क्या। अब देखिए तो बचे 3 सरफेस के लिए आपको निकालना रहता है, ठीक है क्या। नेक्स्ट वाले केस में क्या हो जाएगा, इसमें केवल एक ही सरफेस का है तो बाकी के जो 5 जो सरफेस हैं वहां से आपको फ्लक्स मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू 5 सरफेस, फ्लक्स थ्रू 5 सरफेस कितना है आपका, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो फ्लक्स थ्रू 1 सरफेस, फ्लक्स थ्रू 1 सरफेस दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये जो 5 जो है वो किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं नंबर 4, ठीक है। नंबर 4 के लिए हम ले लेते हैं, सपोज कोन ले लेते हैं, है ना। ये कोन ले लिया, ये ऐसा कुछ इस प्रकार से आपका शेप है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आपको दे दिया गया है। ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है ना, ये सब जो है मैं बता रहा हूँ ये नेट में पूछा गया है। तो ये प्लस क्यू चार्ज अगर यहाँ पे है तो इसके अपोजिट से, इसके अपोजिट अगर मैं रख दूँ, एक कोन जो है अगर इसके अपोजिट में अगर रख दूँ तो ये दोनों कोन जो है इसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो फ्लक्स थ्रू 2 कोन, फ्लक्स थ्रू 2 कोन, फ्लक्स थ्रू 2 कोन कितना हो जाएगा, दैट इज Q अपॉन एन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। देन फ्लक्स थ्रू 1 कोन, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये डायरेक्टली आया हुआ क्वेश्चन है। नंबर 5, सपोज अगर बाउल हमारे पास है ना, बाउल ये कुछ इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से है ना, और यहाँ पे भी आपका क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। तो इस केस के लिए भी क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू 2 बाउल, ये कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और फ्लक्स थ्रू 1 बाउल दैट इज Q अपॉन कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना रहता है, बनाना रहता है। चलिए मैं आप लोग को क्वेश्चन देता हूँ एक, ठीक है। आप क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ जो है, ये तो अपने आप में एक क्वेश्चन है। ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं ये सभी जो है अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है क्या। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो सपोज आपको ये कुछ इस प्रकार से अगर दे दिया गया है ना। चलिए इसमें हम बना भी सकते हैं, हमारे पास है अवेलेबल। ये कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है और आपको ये बोला जा रहा है कि चार्ज जो है सपोज यहाँ पे है, सेंटर पे चार्ज है। तो इस पर्टिकुलर, देखिए मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ वहाँ पे है ना, इस पर्टिकुलर सरफेस से आपको कितना फ्लक्स मिलेगा, इस पर्टिकुलर सरफेस से आपको कितना फ्लक्स मिलेगा ये आपको निकालना रहेगा, ठीक है क्या मेरे ख्याल से। चलिए कैसे निकालेंगे, तो फ्लक्स थ्रू होल क्यूब, फ्लक्स थ्रू होल क्यूब कितना हो जाएगा आपका, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फ्लक्स थ्रू 1 सरफेस कितना हो जाएगा, 6 सरफेस है तो 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से। अब हमको 1 सरफेस का निकालना है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 सरफेस का, ठीक है। फ्लक्स थ्रू 6 सरफेस कितना होता है आपका, ये इतना होता है, तो 1 सरफेस का कितना हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा,
ठीक है। अब इसी में देखिए, इसी क्वेश्चन को मैं जो है दूसरे तरीके से पूछ रहा हूँ। सपोज इसको मैं क्या करता हूँ, 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ये सपोज मैंने क्या किया, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट जो हमारा है ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसका, उसमें जो है फ्लक्स कितना होगा, इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो एक पार्ट जो है आपका, ये जो ऊपर वाला पार्ट जो है, ये 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया, तो एक पार्ट से कितना फ्लक्स होगा वो आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। तो अगर, और हाँ यहाँ पे सेंटर पे चार्ज दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेंटर पे चार्ज दिया है। इसी क्वेश्चन को आप जो है यहाँ पे रख के भी कर सकते हो और यहाँ पे रख के भी कर सकते हो। क्लियर है क्या? चलिए, तो क्या हो जाएगा आपका फाई जो है, दैट इज फाई होल की अगर मैं बात करूं तो क्यू अपॉन कितना हो जाएगा आपका, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और फाई वन सरफेस है ना, सरफेस की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाता है, दैट इज क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है क्या? देखिए, ये अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार और इसको देख लेना, ठीक है, कैसे कर रहा हूँ, उसके बाद ही ये सब जो है आप अटेम्प्ट करना। ठीक है क्या? चलिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, फाई सरफेस इक्वल टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, ये वन सरफेस का है और वन सरफेस जो है 4 पार्ट में और डिवाइडेड है, तो क्या हो जाएगा आपका, फाई सरफेस जो है वो कितना है, 6 अपॉन क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो जाएगा, 5 शैडो है ना, शैडो पार्ट का हम निकालना चाह रहे हैं, तो 4 शैडो है ना, यहाँ पे मैं वो कर देता हूँ आपका, मेंशन कर देता हूँ। 4 शैडो का जो 5 सरफेस जो है वो कितना है आपका, 6 एप्सिलॉन नॉट है। मतलब ये चारों को मैं शैडो करके बोल रहा हूँ है ना, चारों शैडो का क्या आएगा, किसके बराबर आएगा, वन सरफेस जो से जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ वो आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, सिंगल शैडो का निकाल रहे हैं, तो सिंगल शैडो के लिए कितना हो जाएगा आपका, फॉर वन शैडो है ना, ये वन शैडो कितना हो जाएगा, 5 सरफेस, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 6 अपॉन 4 इंटू 6 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, 24 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कर लेंगे। चलिए देखिए, एक बार और मैं बता देता हूँ आप लोग को। ये नंबर 1 है जो हम देखे थे, तो दैट इज क्यू। क्यू जो है कहाँ पे है आपका, सेंटर पे है। तो फ्लक्स थ्रू होल क्यूब, फ्लक्स थ्रू होल क्यूब फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। उसके बाद 6 सरफेस का निकालेंगे तो वो क्यूब के ही बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन फ्लक्स थ्रू वन सरफेस, यहाँ पे 6 सरफेस था तो वन सरफेस करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। देन नेक्स्ट में भी क्या किए थे हम, चलिए मैं इसको हाँ चलिए इसको बता देता हूँ। फ्लक्स थ्रू 8 क्यूब्स कितना मिल रहा है आपको, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों ऐसा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉर्नर पे जो चार्ज है वो 8 क्यूब से क्या करेगा, शेयर करेगा, दैट्स वाई ये कितना आ रहा है आपका, दैट इज 8 क्यूब है ना, 8 क्यूब का कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब कितना हो जाएगा आपका, क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। देन फ्लक्स थ्रू 3 सरफेस की अगर मैं बात करूँ, देखिए 6 सरफेस होते हैं, तो 3 सरफेस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो क्या है आपके जो एरिया वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर है, तो वहां पे कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे केस में क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 3 का जो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू 3 सरफेस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू 1 सरफेस कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कुछ इस प्रकार से आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है क्या? और इसको तो समझ गया होगी, ये 2 सरफेस जो है क्यूब जो है उसको शेयर कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये निकला हुआ है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ। चलिए तो आपके पास ये ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पे प्लस क्यू अगर चार्ज है, तो आपको निकालना है, ये वाला पार्ट मैं ले रहा हूँ, दिस इज योर पार्ट, इस पार्ट का कितना होगा, फाई जो है। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर इस कॉर्नर पे अगर रख दूं तो इसको मैं ऐसे डिवाइड कर दिया हूं 4 पार्ट्स में। ठीक है, तो ये जो सिंगल पार्ट है उसका कितना होगा। ठीक है क्या, ये बराबर पार्ट्स हैं फिर सभी जो है ना। नेक्स्ट जो है इसको कुछ और कर दिया जाए, सपोज ये कॉर्नर वाला हो गया क्या, चलिए ये सेंटर पे है आपका। अब इसमें आपको निकालना है, ये वाला पार्ट हो गया आपका इस सरफेस से। ठीक है, एक यहाँ पे मैं कर रहा हूँ,
थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, 1 मिनट। ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है, ठीक है, इन 3 पार्ट्स के लिए आपको निकालना है, ठीक है क्या। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको जो है फाई जो है वो आपका निकालना रहेगा, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट जो है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, इसमें एक स्पेशल नोट और है, मैं इसको लिखा देता हूँ आप लोग को। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग से बन जाएंगे। आगे देखते हैं, ये नोट है आपका, इफ अ क्लोज सरफेस placed in uniform electric field, then net flux through closed surface becomes 0 because incoming flux and is equal to the outgoing flux। ठीक है क्या, समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहा है। सपोज कुछ इस प्रकार से आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऐसा कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है क्या। अब इसके बीच में अगर मैं स्फीयर को रख दिया कुछ इस प्रकार से, और ये बोलूँगा कि स्फीयर से आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए, तो जितना इनकमिंग है, देखिए 2 लाइन्स इसमें आ रही हैं और 2 लाइन इसमें जा रही हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई भी क्लोज सरफेस है ना, ये क्या है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस है ना, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं। क्लोज सरफेस बिकम 0 बिकॉज इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू द आउटगोइंग फ्लक्स। क्लियर है क्या, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, इफ अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम अ सरफेस, है ना, ये कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, ये ऐसा, ये कोई आपका सरफेस हो गया, ठीक है क्या। इफ अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस डी फ्रॉम अ सरफेस फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर सरफेस, है ना, ये आपका रेक्टेंगुलर सरफेस है और इससे डी डिस्टेंस में है, ये ऐसा, ठीक है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज जो है, ठीक। अब इसके कारण आपका क्या निकालना है, सरफेस फ्रॉम रेक्टेंगुलर सरफेस पासिंग थ्रू इट, ठीक है क्या। अब इससे जो फ्लक्स जो पास होगा, है ना, इससे जो फ्लक्स पास होगा उसको आपको पूछ रहा है, ठीक है क्या। इससे कितना फ्लक्स जो है पास होगा उसको पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्यूब डिज़ाइन करेंगे कि भैया ये किसको इसको शेयर करेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से जो है हम इसको डिज़ाइन करते हैं। ये आपका प्लस क्यू चार्ज हो गया सेंटर पे, तो ये नीचे वाला सरफेस हो गया आपका, और ये जो टोटल जो आपका फाई जो होगा दैट इज नथिंग बट योर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक सरफेस का कितना हो जाएगा, या फेस बोल सकते हो, फेस भी बोलते हैं, ठीक है। सरफेस और फेस में जो है आप कंफ्यूज नहीं होना, केवल फेस भी बोलते हैं। सरफेस में पहले वर्ड यूज़ किया हूँ, यहाँ पे फेस यूज़ कर रहा हूँ। तो फेस इज क्वेश्चन कितना हो जाएगा आपका 6 एप्सिलॉन नॉट, ये कुछ इस प्रकार से। तो आपको एक सरफेस का मिल गया, है ना, 6 फेसेस का कितना होता है, दैट इज 6 फेस का आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 1 फेस का कितना हो जाएगा, दैट इज क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये कुछ इस प्रकार से हमको क्या करना रहता है, इसको बनाना रहता है, ठीक है क्या। चलिए आगे देखिए, ओके 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 ओके, हाँ हाँ, ये एक और क्वेश्चन है आप लोग के लिए। ये आपका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और क्यूब के एज में व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड एट द एज ऑफ द क्यूब, एट द एज ऑफ द क्यूब, इस एज में है ना, क्यूब के एज में अगर प्लस क्यू चार्ज अगर बैठा हुआ है तो उसके कारण कितना फ्लक्स होगा ये आप निकालिएगा। क्या क्या निकालेंगे, आपको फाई निकालना रहेगा होल, ठीक है क्या, और 5 फेस निकाल लीजिएगा, बस एक फेस से कितना आ रहा है, बस इतना काम कर लीजिएगा। ये जो सिंगल एज में जो बैठा है ना, ये कितने और एजेस से ये क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा, उसको आपको निकालना रहेगा, ठीक है। सबसे पहली बात आपको क्या करना रहेगा, ये जो है कितने और एजेस से ये क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है इस प्लस क्यू चार्ज को, उसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को इमेजिन करना पड़ता है। जैसे देखिए ये कैसा हो गया, है ना, इसके बगल में एक और आएगा, इसके बगल में एक और आएगा ऐसा, ठीक है क्या। तो इससे ऐसे मिल जाएगा वो, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। और किधर से मिलेगा, ये उसके पीछे साइड से भी मिलेगा। पीछे साइड वाला कैसे डिज़ाइन किया जाए, ये पीछे से आके भी इसमें मिलेगा और इधर से भी आके मिलेगा, है ना,
ऐसा, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये जो एज जो है वो 4 के द्वारा क्या किया जाएगा, 4 और क्यूब के द्वारा इसको क्या किया जाएगा, एक जो है इसके पीछे आ जाएगा, इसके इधर बगल में आ जाएगा उसके, और एक सामने रहेगा और ये के रहेगा। तो 4 क्यूब द्वारा क्या किया जाएगा, इस चार्ज को शेयर किया जाएगा। ठीक है क्या, मेरे ख्याल से बना लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो है, अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे, या ग्रुप में बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप जैसे ही बताएंगे मैं दूसरे दिन उसका सॉल्यूशन जो है मैं करा दूंगा। ठीक है क्या, ओके नेक्स्ट। हाँ चलिए, इफ ई इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, दैट इज ई इक्वल टू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, वेयर ई नॉट इज इक्वल टू दिस, दैट इज नथिंग बट योर 2000 वोल्ट पर मीटर। Find outgoing flux through a surface of area 0.2 meter square and parallel to the yz plane। ठीक है क्या, पैरेलल टू द yz प्लेन बोल रहा है, मतलब सरफेस जो होगा वो क्या होगा, yz प्लेन में है ना, yz प्लेन का सरफेस लेने के लिए ये बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका दैट इज x y, और ये कितना हो जाएगा आपका z हो जाएगा, या इसको घुमा के लो ताकि आपको समझ में आए, इसको घुमा के ले लेते हैं, दैट इज x, दैट इज y एंड दैट इज z। ठीक है, अब ये yz प्लेन की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, इस yz प्लेन की बात कर रहा है। तो yz प्लेन की जैसे मैं बात करूं, है ना, ये yz प्लेन की बात कर रहा है, और ये yz प्लेन की अगर हम बात करेंगे तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। इसका एरिया वेक्टर जो है क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार से होगा, या इसके डाउन होगा। तो हम इसको क्या लेंगे, किस डायरेक्शन में लेंगे, दैट इज आई कैप के डायरेक्शन में लेंगे। किस डायरेक्शन में लेंगे, आई कैप के डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है क्या, yz प्लेन है तो उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा आपका, दैट इज एक्स कैप के डायरेक्शन में, या बोल सकते हैं आई कैप के डायरेक्शन में। अगर वाई एक्स प्लेन होता तो किधर आता, इधर आता। एरिया वेक्टर क्या होता है आपका, जैसे ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो गया या सरफेस हो गया, तो इसका वेक्टर क्या होगा आपका, आउटसाइड होगा, ये कुछ इस प्रकार से आपकी ओर होगा। ठीक है क्या, और दूसरा क्या होगा, अंदर की ओर होगा, दीवार में होगा, राइट। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे देखिए वाई प्लेन है तो इसका ये कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर या फिर डाउन की ओर। ठीक है क्या, तो यहाँ पे हमको इन जनरल जो केस लेते हैं वो ऊपर की ओर ही लेते हैं। और क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई प्लेन की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जेड डायरेक्शन में आ जाएगा। और अगर मैं वाई एक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये इनर आ जाएगा, है ना, आउटसाइड आ जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है क्या, तो चलिए हमको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इंटीग्रल दैट इज ई डी एस। यहाँ पे इंटीग्रेशन की जरूरत है क्या, एक्स वाई जेड अगर कुछ दिया रहता तब हम क्या करते, उसको इंटीग्रेट करते। ठीक है, तो ये डायरेक्ट जो है फॉर्म में दिया हुआ है, दैट इज ई डॉट डी एस, ऐसा दिया हुआ है ना, इसी फॉर्म में दिया हुआ है आपको। ये देखिए आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में है, और एरिया वेक्टर जो है वाई जेड प्लेन में है। तो एरिया वेक्टर जो है दैट इज डी एस बार इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज आई कैप, है ना, क्या बोल रहा है आपका एरिया, हाँ ये इतना है एरिया, तो दैट इज डी एस इंटू कितना हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। अब चलिए देखिए, केवल और केवल आपको डॉट प्रोडक्ट बस करना है, और डॉट प्रोडक्ट करने के बाद डायरेक्ट जो है वैल्यू यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 3/5 दैट इज ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप और 2/5 ई नॉट के कैप। ये कुछ इस प्रकार से इसका डॉट प्रोडक्ट आपको करना होगा, दैट इज डी एस आई कैप के साथ। ठीक है, तो देखिए बाकी सब जो है तो जीरो है इसमें, तो जीरो है तो ये दोनों टर्म जो है क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि आई कैप का किसके साथ होता है, आई कैप किसके साथ होता है, तो दैट इज ई नॉट ई इंटू डी एस। ये कितना हो जाएगा, चलिए अब ये कितना हो जाएगा, 3/5 इंटू ई नॉट का वैल्यू कितना है आपका, दैट इज 2000, और ये डी एस का वैल्यू कितना है आपका 0.2 है, कितना है आपका 0.2 है। तो ये कुछ इस प्रकार से इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा 4 टाइम्स चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 इस कितना हो जाएगा 2400। तो ये आपका सिंगल जीरो के बाद आप इसमें डेसिमल लगा दीजिए। ठीक है, तो ये फाइनली कितना मिलेगा आपको, दैट इज 240। ठीक है क्या, कितना मिल जाएगा आपका 240 जो है इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप जो है बहुत ही इजी वे में क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है क्या, ओके चलिए तो क्लास को हम यहीं रोक रहे हैं। ठीक है क्या, ओके मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।